दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ की प्रीलिम्स एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम जीके की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और गवर्नर, यानी कि बंगाल के गवर्नर और भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। इसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी वन लाइनर की सीरीज है, इसमें जितने भी फैक्ट दिए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलें तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, लेकिन इससे पहले हम बंगाल के गवर्नर देखेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव की। जो लॉर्ड क्लाइव है, इनके शासनकाल की अगर जो हम बात करें तो इनका शासनकाल जो है 1757 से 1760 और 1765 से 1767, यानी कि इनका दो बार जो है शासनकाल रहा। 1757 से 1760, 1765 से 1767 तक। लॉर्ड क्लाइव को जो है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता था। ये बार बार पूछा जाता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक किसे कहा जाता था। तो लॉर्ड क्लाइव को याद रखना। इसकी सूझबूझ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, वो इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में 1759 में वडेरा के युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वडेरा के युद्ध में डचों को पराजित कर, यानी कि जो डच थे उनको हराकर, डचों को पराजित कर अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत से उन्हें निष्कासित कर दिया। यानी कि वडेरा के युद्ध से डचों की पराजय हुई और इस पराजय ने डचों को भारत से सदैव के लिए जो है क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में पराजित कर भारत से उनके शासन का अंत कर दिया। यानी कि ये दो चीजें याद रखना कि वडेरा के युद्ध से डचों का शासन समाप्त हुआ, यानी कि वो भारत से निष्कासित हुए, और 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ है, इससे फ्रांसीसियों के शासन का जो है अंत हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्वेत विद्रोह। जो श्वेत विद्रोह है लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुआ, और इसको हम जानते हैं कि श्वेत विद्रोह क्या था। देखो, लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद तथा बंगाल के सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। क्या करा इसने? जो बंगाल के सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था, लॉर्ड क्लाइव ने इस दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। इसके कारण इलाहाबाद और बंगाल के अंग्रेज सैनिकों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह क्या कहलाया? श्वेत विद्रोह कहलाया। और इस श्वेत विद्रोह का दमन जो है वो भी लॉर्ड क्लाइव ने ही किया, यानी कि इनके शासन में ही श्वेत विद्रोह हुआ और इन्होंने ही इसका जो है अंत किया। लॉर्ड क्लाइव दूसरे कार्यकाल के लिए 1765 में भारत आया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो बार इसने शासन किया है। तो 1765 में ये दूसरे कार्यकाल के लिए भारत आया। 12 अगस्त 1765 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इलाहाबाद के किले में मुगल बादशाह शाह आलम के साथ समझौता किया। ये नाम याद रखना, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ समझौता किया। और इस समझौते का क्या परिणाम हुआ? जिस समझौते के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों चीजों को याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी संबंधी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। यानी कि ये तीन जो क्षेत्र हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनकी दीवानी जो है, इनके जो रिवेन्यू राइट्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मिल गए। 16 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से इलाहाबाद के किले में संधि की, जिसे कई इतिहासकारों ने सहायक संधि भी कहा है। तो बार बार पूछा जाता है कि सहायक, सर्वप्रथम सहायक संधि किसके साथ हुई? तो लखनऊ यानी कि अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, इनसे इलाहाबाद के किले में क्या करा, ये लॉर्ड क्लाइव ने संधि की, और इसी को जो है सहायक संधि भी कहा जाता है। और याद रखना, यह जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सहायक संधि थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि पहली सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सहायक संधि वो थी जो लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद के किले में की थी। 1767 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस गया, यानी कि 1767 में ये जो है वापस लौट गया इंग्लैंड, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसने आत्महत्या कर ली, इसने जो है सुसाइड कर लिया। इसके बाद हॉलवेल, लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल जो है बंगाल के गवर्नर बने और इसने ही ब्लैक होल घटना का वर्णन किया है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया, तो वो हॉलवेल ने किया, इतना याद रखना। इसके बाद वेनिस्टार्ट, ये 1760 से 1765 तक बंगाल के गवर्नर बने। कौन? वेनिस्टार्ट, 1760 से 1765। इस गवर्नर के शासनकाल में 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध लड़ा गया। पूछा जा सकता है कि 1764 ईस्वी का जब युद्ध हुआ तो उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेनिस्टार्ट। और जो ये बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारतीय सेना पराजित हुई और भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हुई, यानी कि भारतीय सेना हार गई और अंग्रेजी सेना जीत गई और एक तरीके से अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत पर स्थापित हो गया। इसके बाद आते हैं वेरेलेस्ट, ये 1767 से 1769 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इनके शासन काल में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके शासन काल में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? वेरेलेस्ट। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन एक ही साम्राज्य पर दो व्यक्तियों का शासन। द्वैध शासन क्या है? एक ही साम्राज्य पर दो व्यक्तियों का शासन, यानी कि जिसके पास अधिकार है उसके पास दायित्व नहीं, और जिसका दायित्व है उसके पास अधिकार नहीं। इसके बाद कार्टियर 1769 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर रहे और इनके शासन में भी द्वैध शासन जारी रहा। और 1770 ईस्वी में बंगाल में जो आधुनिक भारत का अकाल पड़ा, तो अकाल जो है इन्हीं के शासन काल में ये बंगाल का जो है अकाल पड़ा था। इसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर रहे और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था और इसने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया। इसने क्या करा? कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वैध शासन को लागू किसने किया? वेरेलेस्ट ने। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसी के शासन काल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी के शासन काल में क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिस अधिनियम के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है कंट्रोल नहीं था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करा? अपना संसदीय नियंत्रण कर लिया, यानी कि एक तरीके से पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है उस पर हो गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर, कौन से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी कि यहां से आया गवर्नर जनरल। तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया, यानी कि अब तक बंगाल का गवर्नर होता था, इसका नाम बदल के क्या करा? गवर्नर जनरल कर दिया। और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है इसके अधीन ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इसके अधीन कर दिया। अब हम देखते हैं, क्योंकि गवर्नर का नाम बदल गया और गवर्नर का नाम बदल के क्या हुआ? गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना, यानी कि ये अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि 1774 में इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके शासनकाल की क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी? देखो, सबसे पहली बात राजस्व बोर्ड, यानी कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया। क्या बताया? रिवेन्यू बोर्ड बनाया। तथा बंगाल के राजकोष का मुख्यालय मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो अब तक बंगाल का राजकोष जो था उसका जो हेड क्वार्टर था
वो मुर्शिदाबाद में था और उसको मुर्शिदाबाद से कहां पर लेके कोलकाता जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आता है भूमि सुधार। 1772 में हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय और 1777 में एक वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किया तथा भूमि को ठेके पर इजारादारी पर देने की व्यवस्था शुरू की। यानी कि ये क्वेश्चन आता है कि भूमि को ठेके पर देने की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के। और अगर जो हम बात करें न्यायिक सुधार की, तो वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार यानी कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि 1774 में क्या हुआ? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है? तो याद रखना, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद इसके शासनकाल की प्रमुख घटना है बनारस की संधि। ये ये संधि वॉरेन हेस्टिंग्स और नवाब और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुई। तो बनारस की संधि किस किस के बीच हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब सुजाउद्दौला यानी कि अवध लखनऊ। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। यानी कि सुजाउद्दौला को वचन दिया गया कि हम आपको जो है जितनी भी मिलिट्री एड है, सैनिक सहायता है, वो देंगे। इस संधि से उत्साहित होकर अवध के नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया तथा रुहेला सरदारों को पराजित कर रुहेलखंड का अवध में विलय कर दिया। यानी कि बनारस की संधि हुई वॉरेन हेस्टिंग्स और नवाब सुजाउद्दौला के बीच। अंग्रेजों ने नवाब सुजाउद्दौला को सैनिक सहायता देने का वचन दिया और जैसे ही ये वचन मिल गया तो नवाब सुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और रुहेला सरदारों को पराजित कर रुहेलखंड को क्या कर दिया? अवध में जो है मिला लिया। ये अब अवध में मिल गया। इसके बाद आता है फैजाबाद की संधि। 1775 में हुई फैजाबाद की संधि। इस संधि के द्वारा अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई कि अवध की जितनी बेगम है, इनकी जो भी संपत्ति है उसको सुरक्षित करा जाएगा तथा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हुई। सुरक्षा के नाम पर क्या हुआ? बेगमों के साथ धोखा किया गया और उनका सोना चांदी हीरे जवाहरात सब छीन लिए गए। एक प्रमुख घटना है इसके शासनकाल की, नंद कुमार पर अभियोग मुकदमा 1775। देखो नंद कुमार जो था ये मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे एक झूठी जालसाजी में फंसाया। हेस्टिंग्स ने एलिजा इम्पे की सहायता से, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे ये दोनों दोस्त थे, सहायता से नंद कुमार पर मुकदमा चला और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसे ही न्यायिक हत्या कहा जाता है क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था जो न्यायालय की आड़ में जो है रचा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड वापस जाने के पश्चात महाभियोग चलाया गया। इस पर क्या लगा? इम्पीचमेंट चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभियोग लाने का कार्य बर्क के द्वारा किया गया। एक बर्क है, ये इस पर जो है इम्पीचमेंट लेकर आए। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा, नेवला और अन्याय का मुखिया कहा। ये बार बार पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को चूहा, नेवला और अन्याय का मुखिया किसने कहा? तो वो बर्क ने कहा। 1788 से 1795 तक इस पर महाभियोग चला, लेकिन ब्रिटिश संसद ने इसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर अभियोग लाए जाने का मुख्य मुद्दा फैजाबाद की संधि और नंद कुमार की फांसी थी। दोनों चीजों को याद रखना कि इस पर क्या था, एक तो फैजाबाद की संधि और नंद कुमार पर जो थी फांसी थी, क्योंकि फैजाबाद की संधि में भी अवध की बेगमों को वचन दिया गया था कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी और उनके साथ धोखा करके उनका सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूट लिए गए। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो शासनकाल है वो 1786 से 1793 ईस्वी तक है। हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी। सबसे पहली घटना थी दास व्यापार पर रोक। यानी कि 1789 में कॉर्नवालिस के द्वारा दासों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सिविल सेवा।
कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। किस चीज का? सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सिविल सेवाओं की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम कलेक्टर के पद का सृजन किया गया, यानी कि एक कलेक्टर होगा। इस पद को जो सृजित किया गया 1793 में किया गया। इसी के साथ सिविल सेवा का जन्म हुआ। आगे चलकर 1853 में सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, यानी कि कलेक्टर का पद जो सृजित हुआ था वो 1793 में हुआ था। और 1853 में क्या हुआ? अब कंपटीशन एग्जाम होने लगा, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा का जो है आयोजन किया जाने लगा। 1843 में देश के पहले आईएएस आईसीएस 1843 में देश के पहले आईसीएस एस एन टैगोर बने। एस एन टैगोर पूछा जाता है कि कौन थे एस एन टैगोर। दूसरे आईसीएस अरविंद घोष, जिन्हें घुड़सवारी परीक्षा पास न कर पाने के कारण फेल कर दिया गया, यानी कि इन्होंने एग्जाम निकाल लिया लेकिन इनको घुड़सवारी परीक्षा जो हुई उसमें फेल कर दिया गया। सुरेंद्र बनर्जी तीसरे आईसीएस बने। कौन? सुरेंद्र बनर्जी। और ये असम के कलेक्टर थे, लेकिन इन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया गया। देश के अगले आईसीएस सुभाष चंद्र बोस हुए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसी के साथ पुलिस सेवा की अगर जो बात करें, कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इनके द्वारा ही सर्वप्रथम दरोगा थाना की नियुक्ति एवं स्थापना की गई, कि थानों पर दरोगा होगा उसकी नियुक्ति की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में, इसकी शुरुआत करने का श्रेय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत भूमि का स्वामी किसको? जमींदारों को माना गया कि जमींदार ही भूमि के स्वामी है। जमींदारों ने निर्धारित कर की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसानों से लगान की वसूली की तथा इन्होंने किसानों का शोषण किया। यानी कि क्या हुआ कि जमींदारों को ही भूमि का स्वामी बना दिया गया। अब जमींदारों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों से जो है कर वसूला और किसानों का जो है शोषण किया। इसके बाद आई रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये 1792 ईस्वी में आई। इसका जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो को कहा जाता है। इसके तहत किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया, यानी कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को वास्तविक स्वामी माना गया, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसको? किसानों को भूमि का जो है वास्तविक स्वामी जो है माना गया। यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई, जबकि दूसरी बार में इसे मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसके बाद आती है महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था फोर्ट मैकनेजी के द्वारा शुरू की गई, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब प्रदेशों में लागू की गई। इसके तहत पूरे ग्राम या महाल को ही लगान देने की जिम्मेदारी दी गई। 8 से 10 साहब की एक बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये बार बार पूछा जाता है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? आर सी दत्त ने लिखी। इस पुस्तक में किस चीज का वर्णन है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का समर्थन है, इन्होंने समर्थन किया है। इसी के साथ कार्नवालिस संहिता, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया कि कर जो है, टैक्स का जो है रिवेन्यू, वो अलग चीज है, यानी कि और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, न्याय प्रशासन है, वो अलग चीज है। 1793 ईस्वी में इस गवर्नर जनरल की मृत्यु हुई, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो हुई 1793 ईस्वी में हुई। यह भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में है। तो बार बार पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहां पर है? भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इसके बाद आते हैं जॉन सॉर। ये 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक रहे। इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया कि भैया मैसूर में हम जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसने जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी स्वीकार किया, यानी कि हमने अभी देखा था रैयतवाड़ी व्यवस्था जब हमने देखी थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया गया था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों को स्वामी माना गया था। जॉन सोर ने भी जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी स्वीकार किया। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के गवर्नर जनरल वायस राय और जो उनकी प्रमुख घटनाएं हैं उन सबको डिस्कस करेंगे।
जब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।